हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे डिविडेंड यील्ड कैटेगरी को समझेंगे, फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रिटर्न कैसा है, रिस्क कैसा मैनेज किया है फंड ने, फंड के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनियां हैं, और कुछ लास्ट में कुछ की पॉइंट्स इस फंड के बारे में, डिविडेंड यील्ड कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फंड के 3.5 ईयर्स अभी तक हुए हैं। दिसंबर 2020 में फंड का इंसेप्शन हुआ था। फंड किसको बीट करने की कोशिश करेगा? निफ्टी 500 टीआरआई को। और हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं कि फंड ने अभी तक जो भी उनकी लिमिटेड हिस्ट्री है इस बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है। एयूएम अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 6028 करोड़ का है दोस्तों। अब डिविडेंड पेइंग कंपनीज क्या होती है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो वो आपके अकाउंट में, पर्सनली भी अगर आपके पास कोई स्टॉक हो तो आपके अकाउंट में वो रियल कैश आता है, मतलब पैसा आपके अकाउंट में आता है, ठीक है, जो कि मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि हम 100 रुपीज का प्रॉफिट करते हैं और डिविडेंड पे वो नहीं करती है, और एक कंपनी है कि लेट से 100 रुपीज का प्रॉफिट करती है लेकिन सोच लीजिए 60 रुपीज का जो भी है वो प्रॉफिट करती है, तो जो 60 रुपीज जो भी आपके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो वो रियल पैसा है, तो हम शायद ज्यादा फेथ उन नंबर्स पर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती भी है, आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो एक मैनेजमेंट का भी कमिटमेंट है। एक पॉजिटिव चीज है कि शेयर होल्डर्स का भी वो ख्याल रख रहे हैं। इससे यह भी पता चल रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है। अब देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो डिविडेंड तो पे नहीं ही कर सकती है। आपके पास प्रॉफिट्स हो रहा है, फ्यूचर के बारे में भी आप प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे हो, तो डिविडेंड आप पे कर रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, पॉजिटिव चीज हो जाती है। अब डिविडेंड यील्ड जो कंपनियां होती है वो मैच्योर होती है और कम वोलेटाइल होती है। कैश जनरेशन उनका रहता है, और मोस्टली ये कंपनी आपको कहां मिलेगी? यूटिलिटीज में, माइनिंग में, और हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं एफएमसीजी कंपनीज और आईटी कंपनीज में भी आपको डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैनेजमेंट का भी एक पॉजिटिव यहां पर एक इंपैक्ट हो जाता है कि यस, मैनेजमेंट भी शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं। अब एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड जो है, फंड मैनेजर, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल दोस्तों। अब फंड का क्या कोशिश रहेगा कि 65% जो भी वो स्टॉक्स ले रहे हैं, मतलब जो वेट है 65% ऐसी कंपनियों में जिनका डिविडेंड यील्ड आना चाहिए, और साथ ही साथ डिविडेंड के साथ साथ अगर हो सके तो बाईबैक की भी पॉसिबिलिटी हो। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती हो तो उन्हीं को ही वो खरीद लेंगे। वो बिजनेस फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री आउटलुक, फिर ग्रोथ आउटलुक, वैल्यूएशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब चीजों को भी वो फोकस में रखने वाले हैं। अब जब फंड की बात करेंगे तो फंड का कहां फोकस है? स्टेबल बिजनेस मॉडल्स पर, ऐसी कंपनियां जिसका स्टेबल कैश फ्लो हो, ऐसी कंपनियां जिसका जो डिविडेंड है वो ग्रो होता रहे, और दूसरी चीज है फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटी नई नई आती रहे। नेक्स्ट, बाईबैक की भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है उस पर भी फंड का फोकस रहेगा। डिविडेंड यील्ड थोड़ा अच्छा हो तो इससे क्या होता है कि थोड़ा डाउनसाइड पर थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। वैसे अभी कितनी हाई मार्केट में हाई डिविडेंड यील्ड जैसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। इनफैक्ट मैं अगर 3 साल 4 साल पहले जाऊं तो बहुत हाई डिविडेंड कंपनी, स्पेशली अगर आप पीएसयूज में देखते हैं, उस समय में मिल रही थी। अभी कम अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फंड की कोशिश रहेगी कि स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे कंपनियां या जिसका फ्यूचर में डिविडेंड बढ़ता रहे उन पर फोकस करें। तो अभी अगर आप देखेंगे फंड का जो पोर्टफोलियो है, ज्यादा टिल्ट हमको लार्ज कैप की तरफ देखने को मिल रहा है 68% के आसपास में। तो ये जो 68% लार्ज कैप है, तो आप मान सकते हैं किसी भी एक फ्लेक्सी कैप के बराबर आप भी मान सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप भी आप देखेंगे मोस्टली लार्ज कैप टिल्टेड होते हैं। यस, हर फंड टू फंड डिपेंड कर सकता है, बट ये मोस्टली एज जनरल मैं आपको बता रहा हूं। मिड कैप बहुत नहीं रखा है, बाकी फिर 24% उन्होंने स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, फंड ने क्या अपने बेंचमार्क को बीट किया है? तो देखिए, ये है बेंचमार्क। अगर 1 ईयर का देखें तो 39.15 है बेंचमार्क का रिटर्न, फंड का है 47.63, तो फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। इंसेप्शन से देखते हैं, फंड का रिटर्न है 32.23 और बेंचमार्क का है 23.6, मतलब एक बड़े नंबर से फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जिसके लिए फंड का ये जो नंबर है बहुत ही पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। अब फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें कौन सी टॉप 10 कंपनियां हैं जहां पर वो बेट ले रहे हैं, और मोस्टली वो एज ए डिविडेंड के लिए कंपनियों को मानते हैं, क्या क्या है?
HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, TCS, लार्सन एंड टूब्रो, NTPC, रिलायंस, मारुति। तो यहां पर हमको कुछ टॉप नाम में बैंक और IT सेक्टर का थोड़ा ज्यादा हमको फोकस देखने को मिल रहा है। अब जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनका 31% वेट हमको देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो में 103 कंपनीज हैं, टर्नओवर कम है, ये एक पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा भी टर्नओवर बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं वो करते हैं, तो टर्नओवर को आप पॉजिटिव नेगेटिव आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सोच लीजिए कोई फंड मैनेजर का 150 का टर्नओवर है या 200 का टर्नओवर है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं। अगर वो रिटर्न प्रोवाइड कर पा रहे हैं इतना चेंजेस करने के बाद भी, सोच लीजिए 100 का टर्नओवर है तो पोर्टफोलियो को एक साल में उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। अगर वो रिटर्न आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, तब वो पॉजिटिव है। अब ये 15% 20% का जो टर्नओवर है, ये क्या बता रहा है कि फंड मैनेजर ने कंपनी को लिया है और वो पॉजिटिव है उस फंड कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर और वो लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं। तो ये दो अप्रोच है। पर्सनली मेरा अप्रोच थोड़ा रहता है 15% या 20-25% या इवन 40-50% टर्नओवर हो तो ज्यादा अच्छा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाई टर्नओवर वालों का रिटर्न नहीं होता। अगर रिटर्न अगर आता है तो फिर वो जस्टिफाई बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। अब जो फंड मैनेजर है अभी कौन सी नई कंपनियों पर उन्होंने बेट ले रहे हैं, जैसे आइशर, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, साइंट, PNB हाउसिंग और DVS लैब। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा वेट नहीं है, 1% और उसके नीचे ही वेट हमको देखने को मिल रहा है, बट इन्होंने अभी नया बाइंग इन सब कंपनियों में किया हुआ है दोस्तों। अब है रिस्क को समझना या फिर जो वोलेटिलिटी है उसको समझना स्टैंडर्ड डेविएशन से। एक अच्छी चीज रही है, जैसे निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन या जो निफ्टी 500 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली में इनसे कम है। मतलब फंड वोलेटाइल कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज है कि आप रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो फंड में जो वोलेटिलिटी है वो भी कम है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा एक नंबर है। ये वैल्यू रिसर्च से और भी मैं नए डेटा लेकर आया हुआ हूं, जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड यील्ड फंड के जो है लगभग उसके बराबर है या उसके कम ही है, लेकिन जो शार्पे रेशियो है जो आइडियली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और वो है भी 1.62 है, और BSE 500 का देखेंगे 1.1 है। मतलब यहां पर इन नंबर से पता चला कि आपकी वोलेटिलिटी तो कम है ही, शार्पे से पता चला आपका रिटर्न भी ज्यादा है, और रिटर्न के लिए हमने थोड़ी देर पहले डेटा देखा भी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कहा जाता है कि आपने रिटर्न भी प्रोवाइड किया है, आपने कंपैरेटिवली जो रिटर्न है, जो वोलेटिलिटी है आपके पोर्टफोलियो में कम हमको देखने को मिल रही है। तो दोनों बहुत ही अच्छा एक नंबर या जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रगल कहीं अभी हमको पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है दोस्तों, कोई स्ट्रगल नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये पोर्टफोलियो की जगह कहां हो सकती है या जो फंड की जगह कहां हो सकती है, लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप, ठीक है, उससे थोड़ा रिस्की यहां पर हो सकता है और रिटर्न थोड़ा ज्यादा यहां मिलने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी लार्ज एंड मिड कैप के साथ, तो उसके कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम रहेगा और हो सकता है शायद रिटर्न भी कम मिले। तो जो लार्ज कैप ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्ज कैप के अलावा भी कुछ अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप सेक्टोरल थीमेटिक एकदम हाई रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं, तो शायद ये डिविडेंड यील्ड फंड आपके लिए उतना लॉजिकल ना रहे। तो आपको समझना है कि इस फंड में या फिर इस कैटेगरी में आपकी कहां पोजीशनिंग है। अगर आप सोच लीजिए बिल्कुल बुलिश इन्वेस्टर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मिड कैप स्मॉल कैप नीचे चले जाए, तो फिर शायद ये फंड आपके लिए सही नहीं। लेकिन अगर आप एक स्टेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी कंपनियां जिनका स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है और आप कंफर्टेबल है एक लार्ज कैप टाइप रिटर्न या लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिटर्न और थोड़ा सा ज्यादा रिस्क आप लेने के लिए, तो डिविडेंड यील्ड फंड की आपके पोर्टफोलियो में जगह बन सकती है। तो कौन सुटेबल इन्वेस्टर हो सकते हैं? जो थोड़ा डिविडेंड
यील्ड वाली कंपनियों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। अच्छा, एक मिथ भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड यील्ड फंड में ऐसा भी सोचा जाता है कि कंपनियों का डिविडेंड है तो हमारे अकाउंट में डिविडेंड आएगा, तो नहीं, ऐसा डिविडेंड नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, आईटीसी अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको जो डिविडेंड मिलना है एज ए शेयर होल्डर आपको मिलेगा। अब फंड में फॉर एग्जाम्पल आईटीसी है तो वो जो डिविडेंड है वो आपको नहीं मिलेगा, ओके, वो डिविडेंड फंड को मिलेगा, ठीक है, और वो फिर फंड मैनेजर उस पैसों को डिप्लॉय करेंगे या कहीं और डिप्लॉय करेंगे या क्या करेंगे, वो फिर उनका है। आपको यहां पर आप डिविडेंड यील्ड जो फंड है वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके अकाउंट में वो डिविडेंड नहीं आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लो रिस्क, अगर आप पोर्टफोलियो देखना चाह रहे हैं, अगेन लो रिस्क का भी मतलब समझिए, इसका रिस्क हाइब्रिड फंड या फिर डेट फंड से ज्यादा ही रहेगा, बट मिड कैप या फिर मल्टी कैप के कंपैरिजन में रिस्क कम यहां पर रहने वाला है, ठीक है। 3 ईयर 5 ईयर से ऊपर का आपको थॉट प्रोसेस रखना ही है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, लार्ज कैप टिल्टेड फंड है जो हम 68% के आसपास देख रहे हैं, तो ये एक किसी भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड के आसपास इसका पोर्टफोलियो हमको देखने को मिल रहा है। ये जो पोर्टफोलियो है हमको थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ भी देखने को मिल रहा है, बट मोस्टली अराउंड 68-70% लार्ज कैप की तरफ यहां पर है। तो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी कंपनियां चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में जो कि कैश जनरेटिंग हो, जिनका बाईबैक या डिविडेंड रेगुलर आता हो और प्रॉफिट बढ़ता हो, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही डिविडेंड भी आने वाले टाइम में बढ़ने का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जो डिविडेंड यील्ड कैटेगरी को देख सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड पर, और आने वाले टाइम पर दूसरे भी जो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उस पर हम एनालिसिस करते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। लास्ट में दोस्तों हम म्यूचुअल फंड पर फोकस करते हैं ताकि आप अपने गोल्स को पा सके और वेल्थ क्रिएशन कर सके। दोस्तों अगर आप गोल प्लानिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, गोल का मतलब है रिटायरमेंट इनकम, वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन या घर खरीदना है 3 साल या 4 साल के बाद में, तो यहां पर मैं आपका पर्सनलाइज सपोर्ट कर सकता हूं। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं और एमफी रजिस्टर्ड हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मेरा नाम दीपक है। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं और पास्ट में और अभी प्रेजेंट में भी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं, उनको मैं पोर्टफोलियो में गाइडेंस उनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं सभी इन्वेस्टर्स के गोल यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, और सबके लिए एक यूनिक गोल प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान बनना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक को देख सकते हैं। वहां पर मैं एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं आपके गोल प्लानिंग के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं या इवन पुराने हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड को लेकर आप सीरियस वेल्थ क्रिएशन विथ गोल प्लानिंग अगर आप सोच रहे हैं, कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस अगर आप सोच रहे हैं, तो हम यहां पर डिस्कशन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर भी बात कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।